हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो पचमढ़ी में 2 दिनों तक शिवराज कैबिनेट की रिकॉर्ड करीब 21 घंटे से भी ज्यादा चिंतन बैठक चली। बैठक के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से न केवल उनके विभागों को लेकर समीक्षा बैठक की, बल्कि नवाचार के लिए मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी की। बैठक में सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ तीर्थ करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन के अलावा बस और दूर के लोगों के लिए हवाई जहाज से भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में लाभार्थियों को 51,000 की जगह अब 55,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं लाडली लक्ष्मी योजना में भी कई सारे बदलाव किए जाएंगे। इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2 मई से होगी। मध्य प्रदेश में हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवाचारों को लेकर कई योजनाएं फाइनल हो चुकी है, कुछ सुझाव भी आए हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं पचमढ़ी का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त पचमढ़ी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, करीब 21 घंटे तक रिकॉर्ड सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ चिंतन बैठक की और मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हुई है। कई बड़े ऐलान भी किए गए। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा बात करें, कई बड़े ऐलान किए गए हैं और उनकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दी है। और ऐलानों के जरिए लगता यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 का जो रास्ता है, चुनावी जो रास्ता है, उसको आसान करने की कोशिश की जा रही है। चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 21 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अपने दर्शकों को बता दें कि जो अंतिम बैठक है, जो राजनीतिक मुद्दों पर थी, इस पूरी बैठक के लिए अधिकारियों को दूर रखा गया है। अब तक हर बैठक में अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो विभाग के प्रेजेंटेशन की बात करें, मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की बात करें, जो समूहों का प्रेजेंटेशन किया गया था मंत्रियों के, उसमें भी अधिकारी मौजूद थे। पर लेकिन राजनीतिक मुद्दे, चूंकि ये कहना चाहिए कि मंत्रियों से जुड़े हुए मुद्दे थे, लिहाजा केवल मंत्रियों को और मुख्यमंत्री के बीच की ये पूरी चर्चा और किसी भी वक्त ये बैठक खत्म हो सकती है। लिहाजा जो बात अपने दर्शकों को कर रहे थे, हम अगर दिखाना चाहें, जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं लगातार बाहर निकलती हुई आपको दिखेंगी, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक खत्म हो चुकी है अब। और मुख्यमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो पचमढ़ी में बाइसन लॉज में है, जहां पर यह माना जा रहा है कि बाइसन जो म्यूजियम है उसका नाम राजमाता सिंधिया के नाम पर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहां पर जो इमरजेंसी थी उस दौरान जेल की जो सजा थी उसको काटा था। और जो गाड़ियों का काफिला लगातार निकल रहा है, ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि बैठक जो लगातार मैराथन जो बैठक चली थी वो अब खत्म हो चुकी है और सभी मंत्री बस में बैठकर यहाँ से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने जो एक बात कही थी, लिहाजा जो ताज़ा अपडेट है इस पूरी बैठक को लेकर वो अपने दर्शकों को बताएं कि 21 घंटे बैठक चलने के बाद में अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ में यहां से बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद में जो अगला कार्यक्रम है पचमढ़ी के अंदर, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। पर लेकिन जो बात हम पूरी बैठक को लेकर कह रहे थे, इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, खासकर आज जिन फैसलों की मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, ये एक बड़ा तबका है। चाहे हम कन्याओं की बात करें, लाडली लक्ष्मियों की बात करें, प्रदेश के अंदर लगभग 45 लाख से ज़्यादा ऐसी लाडली लक्ष्मी है जिनका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया था। उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 की शुरुआत करने वाली है और ऐसे में इस योजना के अंदर कई सारे सौगातें होंगी। तीर्थ दर्शन योजना के जरिए बुजुर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो संत जो दलितों से जुड़े हुए हैं, चाहे संत रविदास की बात करें, कबीरदास की बात करें, रैदास की बात करें, उनके तीर्थ स्थलों पर ले आया जाएगा। एक सर्किट जो है पूरा तैयार किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 अप्रैल को पहली ट्रेन में जो
तीर्थयात्री हैं उनके साथ में रवाना होंगे। लिहाजा ये कहना होगा कि एक तरीके से 2023 का जो चुनाव है उसको किस तरीके से पूरी एक रास्ता उसका लिए आसान एक कारपेट जो तैयार किया जाए उसके लिए बिछाया जाए। आज इस बैठक में 2 दिनों तक जो बैठक चली थी उसमें लगभग इसी की भूमिका पूरी तरीके से तैयार की गई और योजनाओं के बहाने ये लगता है कि एक बड़े तबकों को प्रभावित करने की कोशिश जो है सरकार चाहती है, क्योंकि अगर 45 लाख लाडली लक्ष्मियां जो 2023 में पहली बार वोट करेंगी उनको निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाया जाएगा। बड़ी संख्या में बुजुर्ग तीर्थयात्री हैं। इसके अलावा जो नल जल योजना की बात कर रहे थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं। लिहाजा इस पूरी बैठक का जो सार अगर निचोड़ कर देखा जाए तो प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए लगभग 48,000 करोड़ के विकास कामों के लिए सरकार ने इस पूरी मंथन के बाद में जो राशि का है वो प्रावधान किया है। पर लेकिन लगता यही है कि इस पूरी बैठक के बाद में जो 2023 की एक स्क्रिप्ट है वो लगभग तैयार की गई है और देखना होगा कि जो मंथन की बात कही जा रही थी, इस मंथन के बाद में जो अमृत की बूंदें निकली हैं, क्या वो वर्तमान सरकार जो शिवराज सरकार है उसको अमर कर पाएगी। जो 2023 के चुनाव परिणाम है वो बताएंगे। पर लेकिन ताजा अपडेट यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है और 21 घंटे के रिकॉर्ड मैराथन बैठक के बाद में एक तरीके से कहना चाहिए कि देश के इतिहास में शायद पहली कोई कैबिनेट की इतनी लंबी बैठक जो है वो पचमढ़ी में चली है। ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, कई रिकॉर्ड बने हैं और जैसा कि आपने कहा कि क्या वाकई पचमढ़ी के रास्ते मिशन 2023 में जो जुटी हुई है बीजेपी सरकार, क्या वाकई वो रास्ता पचमढ़ी की इस चिंतन बैठक से ही होकर निकलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सुधीर। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम की शिकायत पर अजाक थाना भोपाल में कांग्रेस नेता के मिश्रा व्यापम केस के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ओएसडी लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि धूमिल की है। दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसीपी नितिन बघेल ने एफआईआर की पुष्टि की है। आपको बता दें, के मिश्रा और डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के अलावा साजिश रचने समेत आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और नई पेंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारी संगठनों का आंदोलन शुरू हो गया है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कर्मचारियों ने आंदोलन किया। कर्मचारियों ने भोपाल कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि जब संविधान एक है तो अलग अलग पेंशन योजनाएं क्यों? सरकार नई पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों पर थोप रही है, जबकि इस पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अधिकारियों का गुजारा तक नहीं हो पाएगा। 500 रुपए से 1200 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा परिवार पेंशन का भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल की तैयारी भी शुरू कर दी है। पदाधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो कलम बंद हड़ताल की जाएगी। जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय के से संबोधित माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर नहीं मानेगी हमारी मांग तो आगे हम अपने स्कूल बंद कराएंगे और कलम बंद हड़ताल करेंगे। विदिशा के दुर्गानगर चौराहे पर खुली नई शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी मिलते ही एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की बात कराई, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया। एसडीएम का कहना है कि उचित निराकरण किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि इलाके में अभी तक एक भी शराब दुकान नहीं खोली गई है, जिसकी वजह से रहवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने उनकी बात कलेक्टर से करवाई है, वो जल्द ही फैसला लेंगे। SDI कॉलेज है, वहाँ गर्ल्स कॉलेज है और ये पूरा एरिया ये चौराहा है। यहाँ अगर शराब पी के लोग बाग घूमेंगे तो महिलाएं छेड़ी जाएंगी, बच्चे शराब के आदी होंगे। 2 तारीख से नव दुर्गा चालू होने वाली है। सब महिलाएं और बच्चे दुर्गा नगर मंदिर पे जल चढ़ाने जाते हैं, तो यहाँ सबको अव्यवस्था होगी। महिलाओं को, बच्चों को, आम नागरिक को, जिनका भी आना जाना है, यात्रियों को, सबको परेशानी होगी। उन लोगों की कलेक्टर साहब से बात भी करवाई गई है। कलेक्टर साहब इसका जो ज्ञापन आया है इस ज्ञापन पर भी विचार करके निराकरण करेंगे। इस बात का, इनकी समस्या का जो भी निराकरण होगा कलेक्टर साहब के द्वारा किया जाएगा। भोपाल में बजरंग दल ने पुराने शहर में शौर्य संचलन का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों बजरंगी भोपाल की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकले। पुराने शहर में संचलन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। संवेदनशील इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में बजरंग दल की ओर से संचलन के आयोजन किया जा रहा है। मध्य भारत में नेतृत्व से मिले निर्देशों के बाद यह आयोजन किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ हिंदू जागृति है और हिंदुओं को जागृत करने और एकजुट करने के लिए संचलन किया गया। बजरंग दल के शौर्य संचलन कार्यक्रम चल रहे हैं। मध्य भारत प्रांत में भी 31 मार्च तक की समय अवधि है।
हिंदू समाज का जागरण, हिंदू समाज में बजरंग दल के कार्य क्षेत्र क्या हैं, इन सब कार्यों को लेकर, हिंदू समाज के जनजागरण को लेकर ये संचालन का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर वाराणसी के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत की। नई विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अपनी 100% क्षमता से खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि देश और विदेश के यात्रियों को इसका लंबे समय से इंतजार था, इसलिए उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए व्यवस्था अब सुचारू रूप से शुरू की गई है। सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र की क्षमता अपार है, जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एयरपोर्ट्स की अधोसंरचना में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। गोरखपुर और वाराणसी के बीच की फ्लाइट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ मैंने वर्चुअली लखनऊ, ग्वालियर और गोरखपुर तीनों क्षेत्रों से मिलाकर मैंने किया है। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के मामलों में सालों बाद पीड़ितों को अब एक उम्मीद दिखाई दे रही है। दरअसल गैस त्रासदी के आपराधिक मामले को लेकर 25 से 29 अप्रैल तक सेशन कोर्ट में रोज सुनवाई होगी। सुबह 11 से 12:30 बजे तक रोजाना 1.5 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट 24 मई को मामले पर अंतिम आदेश सुनाएगा। याचिकाकर्ता रचना ढींगरा ने बताया कि गैस पीड़ितों के अलग अलग मामले न्यायालय में जारी हैं। रचना ने बताया कि मामले में 3 कंपनियों समेत 7 अधिकारियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी भी दोषी पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि 3 दोषियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब बाकी लोगों के खिलाफ सुनवाई की जाएगी। 25 से 29 अप्रैल के बीच में इसकी रोज सुनवाई होगी। 11 से 12:30 बजे सत्र न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, और इसके साथ ही 24 मई को सुरक्षित रखा गया है अंतिम फैसले के लिए। ये 37 साल की एक लंबी कड़ी में एक छोटी सी कड़ी है। राशन बांटने में हो रही गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए अब 2 बार सत्यापन कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन यानी कि POS के माध्यम से ये सत्यापन अंगूठा लगाकर किया जाएगा। इसके अलावा SMS के जरिए भी सत्यापन होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को शिकायतें मिल रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत मिलने वाला खाद्यान्न में एक ही योजना का राशन दिया जा रहा है। ऐसे में बड़े स्तर पर गड़बड़ी से भी इंकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को प्रति महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं, चावल और नमक का वितरण किया जाता है। राशन के नाम पर गड़बड़ी ना हो, इसलिए उपभोक्ताओं के आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए POS मशीनों से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दोनों ही योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन और वितरण का ऑडिट किया जाएगा। आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। गोवा में 28 मार्च को मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शपथ ग्रहण करेंगे। प्रमोद सावंत की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 10 बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंचेंगे। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। बीरभूम हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीरभूम की घटना दुखद है। राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह से घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा के अनुसार श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 32वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी कर रहा है। इस बमबारी से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेनी लोगों के भीतर रूस के लिए गहरी घृणा के बीज बो रहे हैं।
द कीव इंडिपेंडेंट के ट्वीट के मुताबिक अब तक यूक्रेन ने रूस के 16,400 जवानों को मार गिराया है, जबकि 117 प्लेन, 127 हेलीकॉप्टर्स, 575 टैंक, 293 आर्टिलरी, 1,640 बख्तरबंद गाड़ियां, 91 MLRS और 7 नाव को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा 56 UAV, 51 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर भी नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। अमेरिका 1 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को स्वीकार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि युद्ध के बीच अपनी जान बचाकर भागने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों की अमेरिका मदद करेगा। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। बात करेंगे छतरपुर की, जहां पुलिस और प्रशासन की टीम एंटी माफिया अभियान चला रही है और इसके तहत सटई थाना इलाके के कसार में अब्दुल समीर उर्फ भैया ठेकेदार का फार्म हाउस ध्वस्त कर दिया गया। अब्दुल समीर हत्या की कोशिश के मामले में अभी भी फरार है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि फार्म हाउस को तोड़ने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस बल को मौके पर ले जाया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। आरोपी कांग्रेस का जिला महासचिव भी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गुंडे और बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी सचिन शर्मा सर, कलेक्टर संदीप सर, उनके मार्गदर्शन में आप देख रहे हैं कुछ दिनों से लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आगे भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जो माफिया हैं, किसी भी तरह के माफिया हों, उनके खिलाफ ऐसी ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर अवतार में उतरे सीएम शिवराज माफियाओं और अपराधियों पर लगातार कहर ढा रहे हैं। बदमाशों और माफिया पर कार्रवाई के सीएम शिवराज के सख्त निर्देशों के बाद शनिवार को जबलपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कल एक ही दिन में भूमाफिया और अपराधियों पर 4 बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई बड़कू सोनकर, दूसरी कार्रवाई जितेंद्र उर्फ गोलू, तीसरी कार्रवाई झलकनबेन और चौथी कार्रवाई शेखर सोनकर नाम के बदमाश और भूमाफियाओं पर की गई। शहर के गोरखपुर, आधारताल, हनुमानताल और रांझी इलाकों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने आरोपी भूमाफिया और बदमाशों पर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिनके अवैध निर्माणों को बुलडोजर से रौंद कर जमींदोज कर दिया गया। इन कार्रवाइयों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की शासकीय जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। भोपाल में बेरोजगारों के लिए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हुए इस सम्मेलन में प्रदेश के लगभग सभी जिलों से बेरोजगारों ने भाग लिया। सम्मेलन में सरकार की बेरोजगार विरोधी नीतियों और फैसलों को लेकर विचार मंथन किया गया। साथ ही सर्वसम्मति से 9 सूत्रीय मांगों का खाका भी तैयार किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है, वहीं केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और इससे बेरोजगारी और भी बढ़ रही है। संविधान हमें राइट देता है जीवन जीने का अधिकार, और जीवन तभी जी सकते हैं जब हमारे हाथ में रोजगार होगा। इसलिए पहला एजेंडा है कि सरकार हमको जीवन जीने का अधिकार दे, हमें रोजगार का मौलिक अधिकार दे, बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाए। जितने सरकारी विभाग सरकार बेच रही है उनको रोकना चाहिए और सरकार निजीकरण पर रोक लगाए और सभी विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको तत्काल उन पर स्थायी भर्ती की जाए। ये मांग है हमारी और हम इस आंदोलन को हर गाँव मोहल्ले में पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो हम सभी से अपील करते हैं बेरोजगारों से, हम इस आंदोलन सड़कों पर लेकर आएंगे। पेट्रोल, डीजल और कई खाद्यान्न के लगातार बढ़ते दामों के बीच आम जनता को एक और झटका लगने जा रहा है। 1 अप्रैल से पैरासिटामोल समेत करीब 800 प्रकार की दवाओं की कीमत बढ़ने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन दवाओं की कीमत में करीब 11% तक की बढ़ोतरी होगी, जिसमें पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और कई तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां शामिल है। दवाइयों के दाम क्यों बढ़े, इस बारे में फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पीआरओ ने बताया कि भले ही देश दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में पहले नंबर पर आता है, लेकिन कच्चा माल, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो चीन से इंपोर्ट किया जाता है। साथ ही लंबे समय से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री घाटे में चल रही है और अगर दाम नहीं बढ़ाए जाते तो कई कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाती। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने सरकार से इस बारे में बात की थी, तब जाकर दाम बढ़ाए गए हैं। वेल नोन दवाई है पैरासिटामोल। इस तरह की करीब 800 दवाइयाँ हैं कि जो मानव शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन दवाइयों को रेट बढ़ाना सरकार, चूँकि सरकार ने पहले इन दवाइयों पे रेट कम भी किए हैं और सरकार ही इस बार 10.7% रेट बढ़ा रही है,
क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज ही बंद हो गई तो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रेट बढ़ाना लाजमी है। आम जनता की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कि एक मिडिल क्लास आदमी रहता है, सबसे ज़्यादा उसको अगर कहीं दवाई की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसका एक एसेंशियल नीड होती है। और अगर दवाई ही उसको अगर महंगी मिलेगी तो उसका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। खबर विदिशा से, जहां खेत में खड़ी फसल में आग लग गई है और आग लगने से 5 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। करैया खेड़ा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो विदिशा के करैया खेड़ा गांव का यह मामला है, जहां आग लगने से लाखों की फसल स्वाहा हो गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह अचानक ही आग लगी। आग किस कारण लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और आग लगने से 5 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जलालपुर में अमृत योजना के तहत बनाई गई 160 MLD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत भी की। साथ ही शहर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने और नागरिकों को हर दिन 4 से 5 घंटे पानी देने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2 महीने के अंदर ग्वालियर के 60 वार्डों के सभी रहवासियों को पेयजल मिलेगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर में बनी 42 टंकियों के माध्यम से हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे पहले ग्वालियर में 2 दिन में 1 बार पीने का पानी मिलता था, अब हर दिन 3 से 4 घंटे पानी मिल सकेगा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जिस ग्वालियर में 2 दिन में 1 बार पानी उपलब्ध होती थी, अब हर दिन ग्वालियर में कम से कम 3 से 4 घंटे पानी उपलब्ध हो। दतिया जिले में हर रविवार विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने इसे सुपर क्लीन संडे का नाम दिया है। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सायरन बजाकर की थी। अब इस अभियान के तहत कलेक्टर दतिया संजय कुमार सड़कों पर उतरे और सुपर क्लीन संडे अभियान के तहत कचरा नहीं कलंक है के नारे लगाते हुए जागरूकता फैलाते नजर आए। कलेक्टर कुमार का कहना है कि इस अभियान के तहत हम दतिया को प्रदेश में सफाई के मामले में पहले पायदान पर लाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा। केवल शोबाजी में ज्यादा विश्वास करते हैं, ठोस काम कम होता है। वही हमारे यहाँ नगर पालिका में देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी योजना में बहुत पैसा आया है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कई काम टेम्पररी प्रकार के हो रहे हैं। हर संडे को दतिया में सुपर क्लीन संडे का आयोजन करते हैं और इसका उद्देश्य है सुपर क्लीन संडे फॉर सुपर क्लीन दतिया, और ये पिछले फरवरी माह से लगातार 2 महीने से चल रहा है और लगभग सैकड़ों स्थानों पे एक साथ सफाई होती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।